जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घर्षण कोण और विराम कोण ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, कल थोड़ा सा इसका देख लिए थे तो फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, है ना। तो ये देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल रहा है कि घर्षण का जो नियम हम लोग कल पढ़े थे कि घर्षण बल Fs अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब Fs अनुक्रमानुपाती R। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट लगाए हैं μs। ठीक है, और तो μs बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन में आ जाएगा, और यही जो μs है वो कहलाएगा हम लोग का क्या, घर्षण गुणांक। ठीक है, अब चूंकि क्या है, ये दोनों फोर्स है, बल है ना। Fs भी क्या है, बल है, तो ये भी न्यूटन होगा, ये भी न्यूटन होगा, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। इसलिए क्या बोलेंगे कि घर्षण गुणांक कैसी राशि है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, या फिर यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है घर्षण कोण। ठीक है, तो घर्षण कोण किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण की स्थिति में परिणामी प्रतिक्रिया बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य बने कोण के को क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, क्या कह रहा है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण की स्थिति मतलब कल पढ़े थे ना, सीमांत घर्षण क्या था, एक ऐसे सरफेस रखा हुआ है, सरफेस, उसके ऊपर कोई भी गुटका या वस्तु रखी हुई है। अब वो किस कंडीशन में रहेगी, चलने वाली रहेगी, गति करने वाली ही रहेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत स्थिति बोलते हैं, सीमांत घर्षण उसी को बोलते हैं। तो गति करने वाली है। तो सपोज देखो यहाँ पर एक ये हम लोग तल रख लिए हैं, इस सरफेस पे हम लोग एक गुटका रख लिए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सीमांत घर्षण की स्थिति में परिणामी प्रतिक्रिया बल, तो ये देखो एक बल इधर कार्य कर रहा है Fs। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें 4 बल कार्य करेगा ना, कि इस गुटके पर ना सीमांत घर्षण की स्थिति में 4 बल कार्य करेगा। ठीक है, कौन कौन सा बल, एक तो तुम्हारा mg रहेगा। ठीक है, 4 बल कौन कौन सा, mg ना, mg जो क्या रहेगा, भार। ठीक है, भार मतलब W, तो W इक्वल टू क्या होता है, mg, है ना। तो भार जो है कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, 4 बल कौन कौन से कार्य करेंगे वो देख लेते हैं। फिर क्या है, एक अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया बल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। फिर तीसरा जो है, एक बाह्य बल कार्य करेगा ये। ठीक है, बाह्य बल F दाईं ओर। और चौथा बल जो कार्य करेगा Fs, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल बाईं ओर। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में गुटके पर 4 बल कार्य करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक mg नीचे की तरफ, फिर एक अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ, फिर एक बाह्य बल जो F है वो दाहिनी तरफ, और Fs जो कि सीमांत घर्षण बल है वो बाईं तरफ। ठीक है, 4 बल कार्य करेंगे। तो डायग्राम के अनुसार सीमांत घर्षण की दिशा में अविलंब प्रतिक्रिया R एवं इसका परिणामी B के बीच, इसका जो परिणामी बन रहा है B, ठीक है, उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण कोण कहेंगे, जिसको क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात करें हम लोग
ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं क्या, देखो ये हम लोग का OA क्या हो गया, एक अविलंब प्रतिक्रिया बल हो गया, और OC जो कि क्या हो गया, सीमांत घर्षण बल हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस पॉइंट के परिणामी को मिला लिए तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है। तो चतुर्भुज OABC में, और ये किस टाइप का चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है। ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है क्या, रेक्टेंगल। ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होता है, भुजा। ठीक है। तो ये जो भुजा होगा OC वो AB के बराबर होगा, और ये जो OA है वो BC के बराबर होगा। ठीक। तो अब इसको हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि tan लेम्डा मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, होगा कि नहीं होगा, लंब बटा आधार, यही होता है। लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, AB, इस एंगल के जस्ट सामने वाला क्या, लंब। ठीक है। तो AB लंब हो गया, और OA ये जो हो गया क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। तो AB बटा OA, AB का मान कितना है FS, OC का मान जितना है, देखो OC और AB क्या है, बराबर है। तो ये हम लोग का FS है, तो ये भी क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। और ये कितना है, R, FS बटा R हो गया। अब चूंकि हम लोग घर्षण के नियम से अभी हम लोग देखे हैं क्या, FS इक्वल टू क्या होता है, μS इंटू R। तो FS के जगह पे हम लोग रख लेते हैं क्या, μS इंटू में R कैंसिल हो जाएगा, तो tan लेम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, μS। और μS क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और tan लेम्डा क्या है, घर्षण कोण। तो क्या लिख सकते हैं कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ठीक है। तो ये हो गया क्या, घर्षण कोण। अब देख लेते हैं हम लोग विराम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं, और थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे अभी हम लोग देखे ना इसके पहले वाला केस में घर्षण कोण में, कि ये हम लोग का समतल सरफेस है और इस पर एक गुटका रखा हुआ है। ठीक, ऐसा था। अब इसमें हम लोग क्या किए ना कि यहाँ पर जो परिणामी था वो ऐसा नहीं था। ठीक है। कैसा था, इस पे जो बल था वो इसी पे लग रहा था, इधर की तरफ बाह्य बल लग रहा था ना, बाह्य बल। ठीक है। अब क्या किए कि इसको हम लोग थोड़ा सा उठाने का प्रयास किए, कि थोड़ा सा ऐसे इसके मुंह को ऐसा खोले। ठीक, मतलब कुछ एंगल बना रहा है। मतलब सीधा सा बात है कि देखो सीमांत संतुलन की स्थिति कब कहलाएगा भाई, देखिए ये हो गया क्या, स्थैतिक घर्षण हुआ कि नहीं, ये हो गया स्थैतिक घर्षण। ठीक है। अब इसको ऐसा करेंगे, अब ये क्या हो रहा है, कब तक जाएगा सीमांत संतुलन की स्थिति, कब बोलेंगे, जब तक कि ये पूरी तरीके से फिसलना स्टार्ट ना कर दे। यही था सीमांत संतुलन, मतलब क्या था। ठीक है। संतुलन सीमांत का बना रहे, मतलब कि ये उतना तक झुके जितना में कि वो फिसलना स्टार्ट न करे, फिसलने वाला हो लेकिन फिसलना स्टार्ट न करे, तो क्या कहलाएगा वो सीमांत संतुलन का कंडीशन। ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायग्राम को देखो इस बार कैसा बना लिए हैं, ऐसा बना लिए हैं। ठीक है। और गुटका हमारा ऐसे रखा हुआ है कि नहीं, देखो ऐसे रखा हुआ है, गुटका रखा है ऐसे टेढ़ा करके। ठीक है। इधर गैप भी है ऐसा। ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे सपोज हम लोग करें कि ये OA एक क्या है, नत समतल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नत समतल तल या सरफेस OA। ठीक है। ऐसे रखा हुआ है। ठीक। अब उस पे एक हम लोग गुटका रख दिए या कोई भी वस्तु रख दिए। ठीक है। उस वस्तु के सेंटर से क्या होगा, अगर हम लोग इसका परिभाषा की बात करें
तो मान लेते हैं कि माना OA एक क्या है, नत समतल है जिस पर m द्रव्यमान की एक वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। सीमांत संतुलन की स्थिति मतलब समझ ही रहे हो कि फिसलने वाला है, ठीक है। तब AOB को हम लोग क्या कहेंगे, विराम को, एंगल ऑफ रिपोज। किसको बोलेंगे, AOB। ये जो एंगल बनेगा यही कहलाएगा हम लोग का क्या, विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब तो AOB बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, थीटा हो जाएगा। अब नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में 3 बल कार्य करेंगे। यहाँ पर जैसे पिछले केस में 4 बल कार्य कर रहा था, यहाँ पर 3 बल कार्य करेगा। कौन कौन, एक तो यहाँ पर देखना mg जो भार है, सॉरी है ना, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट वर्टिकली कहाँ, डाउनवर्ड में, ठीक है। दूसरा कौन सा बल कार्य करेगा, अविलंब प्रतिक्रिया जो कि ऊपर की तरफ, ये देखिए कर रहा है सीधा सीधा ऊपर की तरफ, ठीक। अब सीमांत घर्षण बल जो Fs होगा वो किधर, नत समतल के समांतर ऊपर की ओर, ठीक, उसी में समांतर ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भार mg को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ठीक है, 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो mg है कैसे, तो mg cos थीटा r की विपरीत दिशा में, r इधर है तो उसके विपरीत में mg cos थीटा, और mg sin थीटा fs की विपरीत दिशा में, जो fs है उसके विपरीत दिशा में कौन रहेगा, mg sin थीटा। ये कहाँ से आ रहा है mg cos थीटा, mg sin थीटा, समझ रहे हो। जैसे मान लो इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रफली बनाते हैं ना, सिर्फ कितने को ऐसा, यहाँ पे गुटका हम लोग का रखा हुआ है, इसके सेंटर से एक भार नीचे mg काम किया और ऐसा, ठीक है, यह हो गया r, और यहीं से बोल रहे हैं कि ये हो रहा है mg sin थीटा हो रहा है और ये हो रहा है mg cos थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा, बोल रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग आगे चल के ऐसा मान लो कि मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग ऐसा मिलाते हैं तो देखो अब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये थीटा है, ठीक, ध्यान देना, ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसके जस्ट सामने अगर मान लो यहाँ पर हम लोग का क्या बना, ये 90 डिग्री बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो इसके ठीक एंगल के सामने वाला ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और ये हो जाएगा बेस, हो जाएगा कि नहीं, बेस होगा। अब हम लोग बात करें इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा का मान क्या होगा भाई, लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं, लंब बटा कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण यानी कि सॉरी इसके सामने वाला कर्ण ये हो जाएगा ना mg, तो लंब यानी कि p बटे में mg होगा, तो p का मान हमको चाहिए, p बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा होगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो है p दिख रहा है, p कितना आ गया, mg sin थीटा आया, तो ये p को आगे बढ़ाओगे ऐसा तो वही तो है mg sin थीटा, ठीक है। सेम वैसे ही cos थीटा की बात करेंगे हम लोग, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाला पार्ट मान लो इसको हम लोग d मान लें और इसको o मान लें, तो OD होगा ना, OD बाई OE, तो देखो OE क्या है, फिर से mg है mg इधर आ जाएगा, तो OD बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, और इसी का तो मान हम लोग लिखे हैं भाई
mg cos थीटा। ठीक है, तो दो पार्ट में कैसे डिवाइड किए वो समझ में आया क्या, कि r के एक विपरीत दिशा में और एक fs की विपरीत दिशा में। तो mg को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि सीमांत संतुलन की स्थिति जो कह रहा है, सीमांत संतुलन की स्थिति में जो दोनों बल हैं mg का जो दो घटक है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तभी ना होगा। सीमांत संतुलन कब बने रहेगा, अभी बताए ना कि भाई इसको सीमांत संतुलन को बनाए रखना है, तो कब होगा कि ये जो नीचे वाला है cos थीटा वो एकदम ऐसा पकड़े रहे इसको। ठीक है, कि ये ज़्यादा ऊपर ना है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर जैसे ही गया तो फिर गुटका आ जाएगा नीचे, मतलब उसका गति स्टार्ट हो जाएगा, सीमांत संतुलन बना ही नहीं रहेगा। ठीक, और दूसरा कौन सा, ये वाला, मतलब इधर वाला भाग को नीचे झुकने नहीं देना है। समझ रहे हो, दो बल है यहाँ पर, कौन कौन सा, ये जो है नीचे दबा रहा है और इधर वाला ऊपर उठा रहा है। तो दोनों को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का मान बराबर, मतलब अब ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन ही रहे, ताकि बस इतना में खड़ा रहे। दोनों में से कोई भी अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, गति अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो सीमांत संतुलन की स्थिति कौन सी कहलाएगी, कि जब दोनों जो घटक हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो mg cos थीटा इक्वल टू r और mg sin थीटा इक्वल टू fs। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं तो होगा क्या, समीकरण 2 मतलब mg sin थीटा और mg cos थीटा, mg विल बी कैंसिल, mg जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, fs अपॉन में r। अब चूंकि अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, जो घर्षण का नियम है fs इक्वल टू म्यू एस इंटू में r, या म्यू एस इक्वल टू fs अपॉन में r, घर्षण गुणांक यही होता है। तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, म्यू एस, क्या है ये, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, या स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। तो क्या समझ में आया कि जो विराम कोण है उसकी स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगा। ठीक है, घर्षण कोण में भी यही था, घर्षण कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर। ठीक है, क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आज हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा छोटा सा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि घर्षण कोण तथा विराम कोण में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, है ना, दोनों में से क्या संबंध सही है या सही नहीं है। ठीक, तो देखो जैसे हम लोग डिराइव किए कि घर्षण कोण का मान कितना होता है, tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस, अभी पिछला में किए थे डिराइव, और दूसरा विराम कोण को हम लोग किए क्या, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, यही आया। दोनों में के देखो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा बराबर, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan लैम्डा, लिख सकते हैं tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो विराम कोण इक्वल टू घर्षण कोण, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का मान इक्वल होता है कब, सीमांत संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो सीमांत संतुलन की स्थिति में किसी गुटके पर या किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो नत समतल के साथ जो कोण बनाएगा, घर्षण कोण और विराम कोण, दोनों कोण का मान क्या होना चाहिए, क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि 2023 का पेपर में आया है ना, पीएटी 2023 पेपर में आया है कि यदि एक सपाट सतह पर 10 केजी वेट के ब्लॉक को खींचने के लिए 7 केजी वेट का बल पर्याप्त है तो घर्षण कोण का मान क्या होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। हालांकि ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा ना तो तुम लोग बना नहीं पाओगे क्योंकि कैलकुलेटर का यूज है नहीं,
है ना। अगर वो ऐसा वैल्यू देगा जिससे कि यहाँ पर जैसे कि ये जो आए ना tan थीटा के अंदर वाला वो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे 30 डिग्री आए, 40 डिग्री आए, 60 डिग्री आए या 90 डिग्री आए, तभी हम लोग उसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर इसके लिए तो कैलकुलेटर क्या हो सकता है, फिर कैलकुलेटर से ही निकलेगा मान, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हो। या फिर वो वाले मान आ जाए, 15 डिग्री वाले आ जाए, 75 डिग्री वाले आ जाए, 105 डिग्री वाला आ जाए, तो भी इसका मान हम लोग जानते हैं, तो फिर डायरेक्ट मान को रख सकते हैं। बस प्रोसेस को देख लेते हैं, बाकी अगर एंगल आएगा तो बना लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है डायग्राम के बाद हम लोग करें, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, देखो, ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज सफिशिएंट जस्ट टू पुल ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg हॉरिजेंटली ओवर ए फ्लैट रॉक सरफेस, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है देखो कि एक जो हम लोग का है ब्लॉक, उसका कितना है 30 न्यूटन फोर्स, ठीक है, सफिशिएंट है, और जो वेट दिया है mg वो दे दिया है 4 kg, ठीक है। तो 4 kg को पहले हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, न्यूटन में, ठीक है। 4 kg वेट दिया है तो उसको न्यूटन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 40। तो देखो हम लोग Fs इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, μs इंटू आर जानते हैं, तो μs इक्वल टू Fs अपॉन में आर। Fs का मान कितना दिया था 30 न्यूटन और R का मान दे दिया है 40 न्यूटन, ठीक। डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.75 और लेमडा इक्वल टू होता है tan इनवर्स 0.75। अब इसका जब कैलकुलेटर में मान रखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 37 डिग्री। यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता लेमडा इक्वल टू tan इनवर्स √3, तब तो हम लोग आराम से बना सकते थे ना, या tan इनवर्स 1 आ जाता तो भी बना सकते थे। 1 किसका मान होता है tan में, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, मतलब लेमडा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो देख लेना जो भी एंगल होगा, ऐसा वाला आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं बना पाओगे, है ना। अगर ये सारे एंगल में से कोई मान आएगा तो फिर तुम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही tan लेमडा इक्वल टू Fs अपॉन में आर। Fs का मान दे दिया था 7 और जो दिया है R 10 है, तो 7/10 करोगे। अब इसको सॉल्व कर दोगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 34.99, तो ये पहला आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 36C, ठीक है। अब एक चीज़ और है फ्रिक्शन में याद रखने वाला चीज़ कि जो वैल्यू की बात करें हम लोग मान का, तो इस ऑर्डर में रहते हैं घर्षण। जितने भी घर्षण के हम लोग प्रकार पढ़े हैं, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण, ठीक है। रोलिंग, स्लाइडिंग, डायनामिक और स्टैटिक। तो सबसे कम जो मान होता है वो किसका होता है, लोटनी घर्षण का, और सबसे अधिक स्थैतिक का। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है ना कि निम्न में से किस घर्षण का मान अधिक होता है, या अधिकतम होता है, या न्यूनतम होता है। सबसे न्यूनतम किसका होगा, लोटनी का या बेलन को, इसी को बेलनाकार भी बोलते हैं ना, सर्पी और बेलन, ठीक। और स्थैतिक का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 4 kg का कोई गुटका एक क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल को धीरे धीरे तब तक अनत किया जाता है जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पर वह गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। अब क्वेश्चन को देख के समझना है, ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो किसके थे, घर्षण कोण वाले थे, जिसमें नत समतल ऐसा था और इसके ऊपर गुटका ऐसे रखा हुआ था, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा आया, वही विराम कोण वाला, ठीक है। अब इस बार कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि तब तक अनत किया जाता है समतल को धीरे धीरे, ऐसा है ना, तब तक ऐसा अनत किया जा रहा है जब तक कि क्या हो, गुटका सरकना आरंभ न कर दे। जैसे ये सरकना आरंभ कर देगा वहीं पर रुक जाएगा, और उसका मान कितना दिया हुआ है 15 डिग्री। मतलब क्या दिया है, विराम कोण दिया है ना, क्या दिया है, ये देखो ये हमारा समतल है, इसको ऐसे उठाते गए और ये वाला मान दे दिया है कितना
15 डिग्री। ठीक है, मतलब ये क्या दिया है, विराम कोण दिया है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो विराम कोण का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, यही पढ़े। क्या निकालना है हम लोग को, पृष्ठ और गुटके के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक किसको बोलते हैं, म्यू एस बोलते हैं। अब म्यू एस तो tan थीटा कितना है भाई, tan 15, थीटा का मान 15 डिग्री और इक्वल टू में म्यू एस। tan 15 का मान हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बनाना सीखे हैं, निकाले थे ना, कैसे करके, इसमें फॉर्मूला लगा लेना है कौन सा, tan 45 माइनस 30 और इक्वल टू में म्यू एस। इसमें फॉर्मूला लगा लेना है tan a माइनस बी का, कितना हो जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख दो। अब जिसको डायरेक्ट 15 डिग्री वाला मान याद है वो तो डायरेक्ट बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a और b, a मान लेना है बड़े वाले को, b छोटे वाले को। फॉर्मूले में मान रख दो, क्या मिल जाएगा, म्यू एस इक्वल टू आ जाएगा tan a मतलब tan 45 माइनस tan b मतलब tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 45 इंटू में tan 30, होगा कि नहीं। तो tan 45 का मान होता है 1, इसका मान होता है 1/√3, नीचे 1 प्लस इसका मान 1 और 1/√3। √3 एलसीएम ले लो ऊपर से, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम ले लोगे √3 तो √3 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 आएगा। अब ऐसा जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, परिमेयीकरण, हर का 9th में पढ़े होगे, करनी को हटाने के लिए तो इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3, √3 का 1 में करोगे माइनस √3, फिर यहाँ माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो तो म्यू एस इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 3 और 1 4, तो 4 माइनस करनी दो कितना हो जाएगा, 2 करनी 3 बटे में 3 माइनस 1, 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 आया, √3 का मान कितना होता है, 2 माइनस 1.73 समथिंग। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो 0.27 समथिंग आएगा इसका आंसर। देख लेना, √3 का मान तो निकाल सकते हो ना, नहीं निकाल पाओगे है, कौन निकाल पाएगा √3 का मान। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे आ रहा था ना ऐसा वाला टर्म जिसमें कि वर्गमूल निकालना था, तो 3 का वर्गमूल निकालना है तो देखो 1 एकम 1 2.202 कितने बार में 7 7 7 49 7 दूना 14 4 18, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 कट गया, 7 जोड़ दो फिर से 34 आ गया, फिर 2 0 बिठा दो, कितने बार 3 3 9 3 बार, 3 3 9 3 चौके 12 3 3 9 1 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 कैंसिल। ठीक है, अब फिर 2 0 लगा लो, यहाँ पर 3 जोड़ दो फिर से 346, अब कितने बार 2 3 6 2 बार, तो 7 3 2 होता है लगभग, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, जितना भी दशमलव के 2 स्थान बाद बोला है या 3 स्थान देख लेना, जितना भी बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 2.00 1.732, ऐसे नहीं घटाते हो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2 और 0, तो 0.268 या अभी जो लाए थे 0.27, ये हो जाएगा किसका, म्यू एस या स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना हो जाएगा 0.27, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल है, उसको बनाना है। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल ही आएगा, ज़्यादा टफ वाला नहीं आएगा। वो कोशिश ऐसे ही करेगा कि इसकी वैल्यू वाला, उन लोगों को ध्यान नहीं दिए होंगे ना क्वेश्चन देते समय। हम लोग सोचे होंगे कि इंजीनियरिंग वाला है तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है ना। इंजीनियरिंग वाले में हम लोग को कैलकुलेटर अलाउ है पेपर में, तुम्हारे पेपर में थोड़ी अलाउ है, नहीं है, तो कहाँ से दे पाओगे, बना ही नहीं पाओगे। डिग्री में आ जाएगा 37 डिग्री का, tan 37 डिग्री का मान कहाँ से निकालोगे भाई, निकाल ही नहीं पाएंगे, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। ठीक, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।